Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Vijaya Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज उप सह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। बच्चों, जैसे ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 10th क्लास से 10th, 11th, 12th हमारे दिमाग में क्या आता है? एक एग्जांपल है NH3BF3। ये एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है। बच्चों, यहां पर जो बोरोन होता है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, राइट। यहां पर जो 13th ग्रुप है, अभी जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उसमें 13th ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। बच्चों, इसके अंदर 13th ग्रुप में और जो हमारी ओल्ड पीरियोडिक टेबल है उसमें 3rd ए ग्रुप के एलिमेंट्स। खैर, हम नए पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। यहां पर बच्चों बोरोन इज द 13th ग्रुप। इसके अंदर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। मैं आपको एसिड बेस भी पढ़ाऊंगा और उसमें लुईस एसिड, लुईस बेसिस, इसके बारे में बताऊंगा। वैसे 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो एसिड बेस चैप्टर पढ़ा है या 11th स्टैंडर्ड में, उसके अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, चैप्टर स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक एग्जांपल आता है NH3BF3। बच्चों, यहां पर BF3 ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और यहां पर अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसको इलेक्ट्रॉन इस तरह से देकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और इन कंपाउंड्स में क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट करता है और बोरोन का ऑक्टेट भी कंप्लीट करता है। एनीवे, मैं जो यहां बताना चाह रहा हूं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, उसको हम इस तरह से एरो से प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंदर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे में जाते हैं, राइट। नाउ ये जो मैंने आपको लिखा है कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसमें होता है, बट दिस इज नॉट द इट्स नॉट ए उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम अध्ययन अब स्टार्ट करेंगे। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में काफी डिटेल में स्टडी किया है, लेकिन फिर भी मैं इसको बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा। यहां पर इस एग्जाम्पल को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि ये एरो वाला बॉन्ड बताना कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से प्रदर्शित करते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वे यौगिक जिनमें मेटल एटम या आयन, बच्चों दो बातें हैं, या तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो उसे हम कह देंगे मेटल एटम, और मेटल आयन कॉमनली ऐसा होता है कि जो मेटल है वो, भाई मेटल का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देता है और उसके ऊपर धन आवेश होता है। ये मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। मैंने मेटल एटम की बात करी है। बच्चों बहुत सारे
कार्बोनाइल एंड नाइट्रोसाइल्स, जिनके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यानी मेटल वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहां पर वे यौगिक जिनमें मेटल एटम या आयन के साथ किसी ऋणायन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन अणु, बच्चों देखो ऐसा है कि ऋणायन या नॉन बॉन्डिंग, देखो बेटा मेटल को यहां पर ये मेटल, इस मेटल को लिगेंड, ये लिगेंड का मतलब है जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। और मेटल क्या हो सकती है, या तो ये मेटल एटम हो सकता है या फिर ये मेटल आयन हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी यहां होती है मेटल आयन होने की। तो बच्चों यहां पर चूंकि ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये लिगेंड कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता होगी। तो बच्चों यहां पर मैंने लिखा है कि किसी ऋणायन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन अणु के कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस बॉन्ड के यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बना होता है उप सहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहलाते हैं। बच्चों ये जो लिगेंड होता है ये मोस्ट प्रॉब्ली या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, रिच का मतलब या तो माइनस होगा इसके ऊपर चार्ज, या फिर हम बात करते हैं, मान लो हम बात करें यहां पर एक लिगेंड है H2O, यहां पर ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, राइट। तो इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक। बच्चों यहां पर इन यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेटल और मेटल को इलेक्ट्रॉन देने वाला मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है वो ऋणायन हो सकता, बच्चों ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और ये एटम भी हो सकता है, जैसे Cl इज एटम, लेकिन Cl माइनस ऋणायन हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जो कि मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अभी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहां पर इन यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड संयुक्त रूप से एक आयन के रूप में व्यवहार करते हैं, अतः इन यौगिकों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। बच्चों ये जो शब्द है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक, मैं आपको बताऊं एक बात कि यहां पर हम FeCl होल ट्वाइस, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहां पर इसको समझाने के लिए, इसकी रिएक्शन जब हम पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है इस तरह का। मैं इसकी बात कर रहा हूं, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमने 2 केमिकल्स लिए A प्लस B, और A प्लस B यानी FeCl होल ट्वाइस और KCl, इसकी रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना K4FeCl होल 6, राइट। देखो बच्चों क्या हो रहा है यहां पर कि ये आयरन, इस आयरन ने 6 साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाया है, राइट, इसने 6 साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाया है। बच्चों तो यहां पर ये जो बनता है बड़े ब्रैकेट के अंदर FeCl होल 6, देखो बेटा पोटेशियम कितना है 4, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, इसका मतलब पोटेशियम कितना हो गया 4+, राइट। साइनाइड कितना है -6, Cl के ऊपर चार्ज -1 और Cl कितने हैं 6, राइट। तो 6 - 4 बचा कितना
+2, यानी यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, राइट। देखो बच्चों क्या है कि यहां पर ये जो बड़े ब्रैकेट में हमने लिखा है, बड़े कोष्टक में, ये कहलाते हैं, ये बनते हैं कॉम्प्लेक्स। ये जो मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं और इस प्रकार से बने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, राइट। मैंने आपको ये एक एग्जांपल अभी दिया है बच्चों। यहां पर जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो मैंने यहां पर शुरुआत में कुछ यौगिकों के नाम लिखे हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल। बच्चों क्लोरोफिल के बिना वनस्पति विज्ञान में सब कुछ निल है। क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यह होता है, यानी क्लोरोफिल, इसमें चारों तरफ एक रिंग होती है, दैट इज पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग और मैग्नीशियम मेटल, इसका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। उसी तरह से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है और यहां पर भी पोरफायरिन रिंग और आयरन मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन B12। बच्चों मैंने ये 3 एग्जांपल बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने लिखे हैं यहां पर। ये विटामिन B12 ये किस किस के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं? मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, आयरन, हीमोग्लोबिन एंड कोबाल्ट, कोबाल्ट फॉर विटामिन B12। बच्चों ये उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं 3, ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार किसी ने पूछा कि बॉटनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हम जब वनस्पति का विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वनस्पति विज्ञान में जितना भी नेचर में प्लांटेशन है वो क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्लोरोफिल के अंदर एक मैग्नीशियम मेटल, दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर आप उसको हटा दें तो सब कुछ खत्म है। नंबर 2, हम बात करते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी की। तो बच्चों वहां पर अगर हीमोग्लोबिन में से, वेर आई राइट द एग्जांपल, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में से एक मेटल आयरन आप रिमूव कर दीजिए, सो एवरीथिंग इज ओवर। यानी जो लाइफ है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन, राइट। नंबर 3 विटामिन B12। मैं आपको बताऊं बच्चों, बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल बड़ा फेमस है और जैसा मैंने सुना है कि वहां एक ट्रेन चलती है, उसका नाम लोगों ने रख दिया है कैंसर ट्रेन। और बीकानेर का जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज कोबाल्ट थेरेपी जो कि कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है उसके लिए बड़ा फेमस है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि विटामिन B12 हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर ये तीन चीजें हैं। क्लोरोफिल जिसके अंदर मैग्नीशियम मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन जो कि आयरन मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एवं विटामिन B12 जो कि कोबाल्ट का उपसहसंयोजक यौगिक है। ये हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ये 3 एग्जांपल दिए हैं बच्चों, और ये तीनों एग्जांपल यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के बिना वनस्पति जगत ऑलमोस्ट समाप्त, जंतु विज्ञान में हीमोग्लोबिन और इसमें आयरन मेटल, एंड द थर्ड थिंग इज विटामिन B12। ये तीनों जैसा मैंने लिखा है कि हमारे जीवन के लिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अत्यंत महत्वपूर्ण है, राइट। आगे हम इसमें देखते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिकों के एक
केंद्रीय धातु आयन या उदासीन परमाणु होता है। बच्चों मैंने जिस हिसाब से कहा है कि कार्बोनाइल एंड नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स, उनके अंदर मेटल कैसी होती है, न्यूट्रल, उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। तो मैंने दोनों बातें लिखी हैं कि यहां पर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होता है। इसके चारों तरफ निश्चित ज्यामिति में लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ज्योमेट्री। हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। हम जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं, राइट, तो यहां पर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। मैं बताऊंगा आपको इसमें आगे स्ट्रक्चर्स बना के बताऊंगा। तो एक निश्चित ज्यामिति में लिगेंड्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जुड़े होते हैं। यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने लिगेंड से घिरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसके बारे में आपने पढ़ा है। देखो बच्चों क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। उसको चारों तरफ से लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो इस प्रकार से घेरता है कि यहां पर सपोज करिए यहां पर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्या है यहां पर, लिगेंड्स। और इसके बीच में ये होता है ये यहां पर बीच में इसमें होता है मेटल, और ये चारों होते हैं यहां पर लिगेंड्स, राइट। बच्चों मैं कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी बात कर रहा हूं कि यहां पर सेंट्रल मेटल को चारों तरफ से लिगेंड्स इस प्रकार से कवर करते हैं कि लिगेंड्स की रेडियस एक दूसरे को टच करती है और सेंट्रल मेटल की रेडियस इन लिगेंड्स की रेडियस को टच करती है। देन द सिस्टम इज स्टेबल, राइट। तो इसको हम बच्चों कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो बेटा क्या होता है कि जब कुछ यौगिकों में 2 या 2 से अधिक यहां पर कुछ कंपाउंड्स में 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स योग करके यहां पर बच्चों या तो बनाते हैं आणविक यौगिक और या बनाते हैं योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोनों तरह की बात करूंगा, यहां पर दोनों चीजें बताऊंगा आपको। हमने यहां पर लिया KCl प्लस MgCl2 वाटर के अंदर, राइट, और यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है, कार्बोनाइट। और कार्बोनाइट का फार्मूला हम किस तरह से लिखते हैं, KCl, दिस इज बच्चों दिस इज द केमिकल A, दिस इज B, और ये किसके अंदर हो रहा है, वाटर सॉल्वेंट के अंदर, जल के अंदर, राइट। यहां क्या हो रहा है, जो हमारे रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। और नए कंपाउंड में हम क्या देखते हैं कि नए कंपाउंड में क्या बनता है, योगात्मक यौगिक। किस प्रकार से, KCl डॉट MgCl2 डॉट H2, और ये नए कंपाउंड का नाम क्या है, कार्बोनाइट, राइट। यहां पर हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और
बना हुआ नया यौगिक, इन दोनों को मान लीजिए हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ K प्लस Cl माइनस एंड Mg2+, ये आयन फॉर्मेशन होते हैं, राइट। तो बच्चों ये एक प्रकार का क्या बन गया, योगात्मक यौगिक, राइट। दूसरा हम क्या देखते हैं, हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं FeCl होल ट्वाइस की 4KCl के साथ, राइट। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो बनता है FeCl होल ट्वाइस डॉट 4KCl, या फिर इसको हम कहते हैं K4FeCl होल 6। बच्चों यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जब हम रिएक्टेंट्स को वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो यहां पर क्या बनता है, एक बनता है Fe2+, क्योंकि साइनाइड पे कितना चार्ज है, -1, तो यहां बनता है Fe2+, Cl माइनस एंड K+। जब हम रिएक्टेंट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम इस जो नया प्रोडक्ट बना है, नए प्रोडक्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो दो तरह के आयन बनते हैं। यहां पर क्या होता है, एक बनता है K+ और दूसरा क्या बनता है FeCl होल 6 4-। बच्चों 4- कहां से आया, K4। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इसे हमने कोष्टक में लिखा है आयन को, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 4-। तो बच्चों यहां पर जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो तीन तरह के आयन बना रहे हैं। पहला है Fe2+, दूसरा है Cl- और तीसरा है K+। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें दो तरह के आयन बनते हैं। एक आयन बनता है K+ और दूसरा बनता है एक बड़ा आयन, और वो बड़ा आयन क्या है, FeCl होल 6 4-, राइट। तो ये जो बड़े ब्रैकेट में हमने लिखा है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट। इनको हम कहते हैं संकुल यौगिक, राइट। इसको मैं आगे बताता हूं आपको कि यहां पर जो योगात्मक यौगिक बनते हैं, एक तो बना ये वाला और एक बना ये वाला। तो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहां पर वे यौगिक जिनमें योग करने वाले यौगिकों का विलयन में अस्तित्व रहता है, इनको कहते हैं हम डबल सॉल्ट। इसका मतलब यह है कि पहले वाले में हमने क्या देखा कि जब हम रिएक्टेंट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जिस प्रकार के आयन रिएक्टेंट देता है, रिएक्टेंट क्या देगा, K+, Mg2+ एंड Cl-। और वो ही आयन जब हम प्रोडक्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो ही आयन प्रोडक्ट यानी हमारा जो उत्पाद बनता है उसके अंदर भी वो ही आयन बनते हैं, राइट। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द डबल सॉल्ट्स, द्विक लवण इनको हम कहते हैं। दूसरे तरह में क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं रहता है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या संकुल लवण, राइट। यानी यहां पर सेकंड रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो दो रिएक्टेंट हैं A+ B, जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Fe2+, Cl- एंड K+। जबकि जो उत्पाद बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, एक तो बनता है K+ और दूसरा आयन क्या बनता है, FeCl होल 6 4-। तो ये जो बड़ा आयन बनता है जिसे हमने कोष्टक, बच्चों इनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड संकुल लवण। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि सिंपल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, राइट। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं कि सिंपल सॉल्ट में रिएक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर वो ही आयन देते हैं जो कि हम जब उनसे बने हुए
प्रोडक्ट को सॉल्यूशन बनाते हैं तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के आयन समान होते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, जो आयन यहां पर बनते हैं वो ही आयन यहां पर बनते हैं जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी रिएक्टेंट वो ही आयन बनाता है और प्रोडक्ट भी सॉल्यूशन बनाने पर वो ही आयन देता है, राइट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर रिएक्टेंट अलग आयन बना रहा है और जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग तरह के आयन देता है। तो बच्चों इसको हम कहते हैं संकुल लवण या संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैंने बच्चों इस बात को समझाया है, यहां पर जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि कार्बेलाइट, दिस इज द एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनमें क्या अंतर है। सिंपल सॉल्ट जिनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी क्रियाकारक और उत्पाद दोनों विलयन बनाने पर, सॉल्यूशन बनाने पर एक समान आयन देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर रिएक्टेंट अलग आयन देते हैं, अलग तरीके से आयनित होते हैं, जबकि जो हमारा इनसे प्रोडक्ट बनता है उनके अंदर जब हम उसको आयनाइज करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अलग तरह के आयन बनते हैं। देखो बेटा कार्बेलाइट, दिस इज द एग्जांपल सी। तो कार्बेलाइट में क्या हो रहा है कि क्रिस्टल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जल में घोलते हैं, तो विलयन में K+, Mg2+, Cl- आयनों के गुण प्राप्त होते हैं। सी यहां पर K+, Cl-, Mg2+ ये आयन बनते हैं, जबकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सी दिस इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में हमें क्या मिलता है बच्चों? सी इसका जो सॉल्यूशन बनता है बच्चों, इसके अंदर K+, Fe2+ एंड Cl- आयन नहीं बनते। ये साधारण आयन यहां पर नहीं मिलते, बल्कि संकुल आयन जिन्हें हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं वो मिलते हैं, और इनको हम कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सी दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बनता है उपसहसंयोजक यौगिक। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो हमें यह समझना जरूरी है कि सिंपल सॉल्ट, साधारण लवण, जिन्हें हम डबल सॉल्ट कहते हैं, आई थिंक मैंने लिखा होगा इसमें, दीज आर द डबल सॉल्ट, जिन्हें हम डबल सॉल्ट कहते हैं, और सिंपल यानी सिंपल सॉल्ट्स के अंदर डबल, इनको हम कहते हैं डबल सॉल्ट्स, राइट। अब यहां हम देखते हैं कि एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल, बच्चों मैंने इसी एग्जांपल को यहां पे लिखा है, दिस इज द K4 और बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्टक में FeCN6। इसको जब हम पानी में सॉल्यूबल करते हैं तो क्या मिलता है? एक तो मिलता है K+ और दूसरा क्या मिलता है? FeCN6 4-। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1, और साइनाइड पर कितना होता है? -1। साइनाइड कितना है? 6, तो कितना हो गया? -6, तो -6 4+ बचा कितना? +2, तो दिस इज द +2। आयरन मेटल कितना स्टेट में है? +2। बच्चों देखो इस बड़े ब्रैकेट में आयरन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, साइनाइड कितने हैं? 6, -6, तो इस पर चार्ज कितना आएगा? 4-, राइट। तो FeCl6 बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक 4-, ये आयन हमें मिलते हैं, राइट। तो बड़ी सिंपल बात है कि एडिशन कंपाउंड्स दो तरह के हो गए, एक सिंपल सॉल्ट जिन्हें हम बाइनरी सॉल्ट कहते हैं या डबल सॉल्ट कहते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने वापस यहां पर दो बिंदु लिखे हैं,
देखो बेटा, डबल सॉल्ट में धातु, आयन व ऋणायनों के बीच, देखो बेटा मेटल भी हो सकती है, मेटल आयन भी हो सकते हैं, तो यहां डबल सॉल्ट में मेटल आयन या ऋणायनों के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि देखो बेटा, मैं आपको फिर बता दूं, दिस इज द डबल सॉल्ट, और यहां पर बॉन्ड कैसा है? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम बात करते हैं इसकी K4FeCl6 की, तो बच्चों यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में धातु आयन व ऋणायन लिगेंड के बीच एक उप सहसंयोजक बंध बनता है। बच्चों ये किस तरह से होता है? ये वाला मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूं यहां पर। दिस इज आयरन मेटल, राइट, और यहां पर इस तरह से और लाइक दिस, राइट। इसको हम कैसे कह सकते हैं? इस तरह से 4 लिगेंड हो गए, 4 कोनों पर, एक ऊपर एक नीचे, राइट। आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, आई विल एक्सप्लेन दिस। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब है सी लाइक दिस। देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है? 1 2, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 यहां पर साइनाइड हो गए, राइट, और एक साइनाइड ऊपर की तरफ है, एक साइनाइड नीचे की तरफ, और बीच में क्या है? यहां पर बीच में, यहां लाइक दिस, यहां बीच में क्या है? आयरन मेटल। ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है 1 2 3 4, ये तो हो गए ये वाले 1 2 3 एंड 4, राइट। और ये जो साइनाइड है, ये साइनाइड किस तरह से है? एक तो नीचे वाला ये वाला और एक ऊपर से। सो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। मैं आपको एक सिंपल सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से ये यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि डबल सॉल्ट में एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं एवं इनमें कोई आयन कोष्टक के बाहर लिखा नहीं जाता, राइट। संकुल यौगिकों में धातु आयन अपनी पहचान खो करके नया संकुल आयन बनाता है और उसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं। देखो बेटा यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, दिस इज द कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड COCl3, राइट, और इसकी हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? अमोनिया के साथ, राइट। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन क्या होता है? यहां फॉर्मेशन होता है, देखो एक तो हम बात करें कि सिंपल एडिशन इस तरह से COCl3.6NH3, लेकिन ये नहीं बनके यहां बनता क्या है? यहां बनता है बच्चों यहां पर कोबाल्ट मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी मेटल को कितने ऋणायन या कितने उदासीन अणु इस प्रकार से घेरते हैं कि लिगेंड की रेडियस लिगेंड को टच करती है और लिगेंड की रेडियस सेंट्रल मेटल को टच करती है। बच्चों ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आयनिक कंपाउंड में पढ़ी है, इसलिए मैं चित्र बना के आपको नहीं बता रहा हूं। तो बच्चों यहां पर जब हम कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो ये बड़े ब्रैकेट में एग्जैक्टली यहां पर आयरन की जगह कोबाल्ट और साइनाइड की जगह 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, इसकी जगह आयरन की जगह कोबाल्ट और साइनाइड की जगह 1 2 3 4, साइनाइड की जगह
NH3, राइट, और एक NH3 ऊपर से और एक NH3 नीचे से। बच्चों यहां पर इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, राइट। So this is the introductory part of coordination compounds। बच्चों ये मैंने एक छोटा सा पार्ट है, ये आपको मैंने बताया है, और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे जीवन के लिए, मतलब जंतुओं के जीवन के लिए, एनिमल लाइफ के लिए और प्लांट लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर देखो बेटा, मैंने एग्जांपल दिया है। वन एग्जांपल इज द क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के सब कुछ खत्म, कलरलेस, ना कोई फोटोसिंथेसिस होगा, ना जीवन रहेगा। और हीमोग्लोबिन में विदाउट आयरन, दिस इज अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज द विटामिन B12। ये तीन कंपाउंड जो लिखे मैंने, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एंड दिस विटामिन B12 ये बच्चों कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।